वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट्स की मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे और इसमें दो एंगल्स हैं जिसको हमने कवर करना है कि अगर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई हो और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर हमने डेट इंस्ट्रूमेंट में की हुई हो। तो अगर हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई हो तो जो हमारी अकाउंटिंग का एक ओवरऑल बेसिस बनेगी उसके लिए हमने एक टेबल बना लिया है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी थी। सबसे पहले अमोर्टाइज कॉस्ट, तो अमोर्टाइज और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, और फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो ये तीन क्लासिफिकेशन पॉसिबल हैं। इसके अंदर हम ओवरऑल अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे कि इनिशियली कैसे मेजर करना है, बाद में कैसे करना है और चेंजेस कैसे लानी है। तो क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होती है तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट पर क्लासिफाइड नहीं हो सकती, इसलिए अमोर्टाइज कॉस्ट वाली कैटेगरी में तो यहाँ पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी ये अप्लाई नहीं हो रहा होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और थ्रू प्रॉफिट और लॉस, जहां पर इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो और इरिवोकेबल ऑप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ना किया जाए तो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हमारी क्लासिफिकेशन होगी। तो हम इनिशियली मेजर करेंगे फेयर वैल्यू और उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे, बाद में फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और इस दौरान जो चेंज आएंगे अब उनको कैसे लेना है। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर एक तो चेंज आता है फेयर वैल्यू में, दूसरा ये कि जाहिर बात है अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। डिविडेंड प्रॉफिट और लॉस में ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन फेयर वैल्यू का चेंज अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस की तरफ आए तो ये इनिशियली भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, बाद में भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा और इसमें भी डिविडेंड प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, और क्योंकि नाम थ्रू प्रॉफिट और लॉस है तो फेयर वैल्यू का चेंज भी प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। अब अगर आप नोटिस करें तो डिविडेंड की जो अकाउंटिंग है वो दोनों में सेम है। फेयर वैल्यू का जो चेंज है वो डिफरेंट है। और इनिशियल रिकग्निशन पे थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाले में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बेसिकली इंक्लूड कर रहे हैं एसेट की कॉस्ट में, थ्रू प्रॉफिट और लॉस में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे। इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दी जाती हैं प्रॉफिट और लॉस में। फर्दर ये जो चेंज है इन फेयर वैल्यू जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाता है ये बाद में एक रिजर्व के अंदर शो किया जाता है इक्विटी के अंदर, जिस रिजर्व को हम फेयर वैल्यू रिजर्व कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे IAS 16 में जब गेन ऑन रिवैल्यूएशन आता है तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस में एक्यूमुलेट किया जाता है। उसी तरीके से ये जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में फेयर वैल्यू हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे ये इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग में शामिल नहीं की जाएगी, बल्कि ये फेयर वैल्यू रिजर्व के अंदर शामिल की जाएगी। थ्रू प्रॉफिट और लॉस जो चीज़ें जा रही होती हैं उनका इफेक्ट डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में थ्रू प्रॉफिट इंक्लूड हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। तो अब इसके ऊपर एक जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर डेट इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है कि ऑन January 1, 2011 XYZ लिमिटेड इन्वेस्टेड ₹100, फेयर वैल्यू थी जो कि इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी XYZ लिमिटेड आल्सो इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹2। अप्रैल 25, 2011 इंटरिम डिविडेंड ₹3 का रिसीव हुआ। फिर जून 30 को जो ईयर एंड था उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 120 हो गई और नेक्स्ट ईयर एंड पर फेयर वैल्यू जो है वो 150 हो गई। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लासिफिकेशन। दो ही क्लासिफिकेशन हमारे पास बचती हैं क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली क्लासिफिकेशन तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो हम सिंपल जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं, कंपेरेबल वे में लेकर चलेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग आसान रहे। तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस एंड फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। सबसे पहले January 1, 2011 को हमने एसेट में इन्वेस्टमेंट की 100 की और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने की हैं 2 की। तो इन्वेस्टमेंट 100 की रिकॉर्ड हो जाएगी और दूसरी जगह पे हमारी इन्वेस्टमेंट 102 की रिकॉर्ड होगी। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंक्लूडेड है थ्रू OCI में, जबकि थ्रू प्रॉफिट और लॉस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाया जाएगा और इसके अगेंस्ट थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में कोई एंट्री नहीं होगी। तो आप नोटिस करें कि थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में 102 पे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई, जबकि थ्रू प्रॉफिट और लॉस में फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं की बल्कि उन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाया। ये पहला डिफरेंस है जो हमने समझना है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि ऑन 25 अप्रैल 2011 इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹3 वाज रिसीव्ड।
तो डिविडेंड जब रिसीव होता है तो कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट होना चाहिए। ये एंट्री दोनों में सेम होगी, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो थ्रू प्रॉफिट और लॉस हो या थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हो, डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है, उसका इम्पैक्ट ओसीआई में नहीं जाता। तो ये एंट्री सेम है। उसके बाद 30 जून 2011 को फेयर वैल्यू 120 होगी। अब यहां पर भी एक इशू आएगा, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट और लॉस में देखते हैं तो हमने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया था 100 पे। 100 से 120 पर जाएंगे तो आपका गेन 20 का बनता। लेकिन थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की थी 102 पे। तो अब 102 से 120 पर जाएंगे तो जो डिफरेंस है, जो चेंज है, वो 20 का नहीं है बल्कि 18 का है। तो इन्वेस्टमेंट को 18 से बढ़ाएंगे, गेन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा और वहां से एक्यूमुलेट होकर फेयर वैल्यू रिजर्व का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर चेंज आएगा, अब क्योंकि दोनों ही आइटम सेम फेयर वैल्यू पर यूज हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का डिफरेंस तो खत्म हो चुका है, तो 150 पर जब लेकर जाएंगे तो 30 का चेंज आएगा। 30 से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देंगे और गेन को भी रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन फर्क क्या है, थ्रू प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा, जबकि थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में ये एरर है। इसको अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होना चाहिए, फेयर वैल्यू रिजर्व के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये तो इसकी एंट्रीज हो गई, और फर्क हम देख रहे हैं कि यहां पे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो रहा है और यहां पर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं और अब डेट इंस्ट्रूमेंट पर हमारी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो डेट इंस्ट्रूमेंट में भी हम उसी एंगल पर देखेंगे कि हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। इनिशियल मेजरमेंट की बात करते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की, तो इसमें फेयर वैल्यू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड करके रिकॉर्ड करेंगे, बाद में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। चेंजेस जो हैं, जितना इफेक्टिव इंटरेस्ट का चेंज होगा वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कैश में पे हो रहा होगा वो तो कैश फ्लो है, इफेक्टिव इंटरेस्ट जितनी अमाउंट आपने प्रॉफिट और लॉस में लेकर जानी है। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की क्लासिफिकेशन हो तो इनिशियल मेजरमेंट सेम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड होंगी, बाद में फेयर वैल्यू पे मेजर होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट लेने के बाद, इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट भी लिया जाएगा और फिर फेयर वैल्यू पर लेकर जाएंगे। जितना इफेक्टिव इंटरेस्ट का इंपैक्ट होगा वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, और इफेक्टिव इंटरेस्ट लेने के बाद जो फर्दर चेंज होगा फेयर वैल्यू क्लोजिंग टाइम तक जाने का, वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट जितना इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस में और बाकी इफेक्ट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने फेयर वैल्यू लेनी है, स्टार्ट में भी इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बनेगी प्रॉफिट और लॉस में, बाद में भी फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे आफ्टर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा होगा वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा, और जो फेयर वैल्यू में चेंजेस आ रहे होंगे वो भी प्रॉफिट और लॉस में ही रिकॉर्ड होंगे। इसमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के साथ एक हम नोट 1 डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। IFRS 15 के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं वो भी बाय नेचर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले एसेट होते हैं, लेकिन उनकी एक एक्सेप्शन है कि उनको हमने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर नहीं करना होता, उनकी मेजरमेंट IFRS 15 के मुताबिक होगी। और ये जो फेयर वैल्यू का चेंज है, जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आता है, तो फेयर वैल्यू का चेंज इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम फेयर वैल्यू रिजर्व के अंदर एक्यूमुलेट होता है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में गेन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर एक्यूमुलेट होता है। तो ये बातें हम ध्यान में रखेंगे और अब आगे डेट इंस्ट्रूमेंट की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। हम एग्जांपल्स में सेम डाटा यूज़ करेंगे ताकि कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। एग्जांपल 2 हमारे पास है कि ऑन 1 जनवरी 2021 मुल्तान लिमिटेड इन्वेस्टेड इन ₹10 million 5% बॉन्ड फॉर ₹9.5 million incurring issue cost of ₹0.2 million. Interest is received in arrears. The bond will be redeemed at a premium of 0.596 million over nominal value on 31st December 2023. The effective rate of interest is 8%.
फेयर वैल्यू बॉन्ड की 2021 के एंड पर 11 मिलियन और 2022 के एंड पर 10.4 मिलियन है। रिक्वायरमेंट ये है कि हाउ द बॉन्ड विल हैव बीन अकाउंटेड फॉर ओवर ऑल रेलिवेंट ईयर्स इफ एमएल बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड बॉन्ड्स अंटिल द रिडेम्पशन डेट। तो अगर वो रिडेम्पशन डेट तक होल्ड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है दैट इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, और इसका मतलब है इनिशियली जो मेजरमेंट होगी वो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर होगी 9.5 मिलियन प्लस 0.2 मिलियन। इसके बाद हमें अमोर्टाइज कॉस्ट का शेड्यूल बना लेना चाहिए। तो सबसे पहले 2021 में हम इनिशियली 9.7 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका 8% हम इंटरेस्ट लेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट जो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा, और हमें जो कैश मिलेगा वो 5% के हिसाब से मिलेगा। 5% जो हमने अप्लाई करना है वो पार वैल्यू पे करना है। सो 10 मिलियन का 5% 0.5, तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट वुड बी 9.976, जो कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस बैलेंस पर हम वंस अगेन 8% इफेक्टिव इंटरेस्ट लेंगे। कैश की जो पेमेंट हमें रिसीव होगी वो 0.5 की होगी, वो सेम रहती है, और फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 10.274। ये हमारे पास जो कैलकुलेशन क्लोजिंग बैलेंस की आ रही है ये ओपनिंग बैलेंस प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट माइनस कैश से हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो 2023 में यही हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। वंस अगेन हम इफेक्टिव इंटरेस्ट लेंगे, और फिर जो अब हमें रिसीट्स होंगी वो 3 किस्म की होंगी। नंबर 1, हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा जो कूपन रेट के हिसाब से 10 मिलियन की ओरिजिनल अमाउंट रिसीव होगी, और प्रीमियम ऑफ 0.596 रिसीव होगा। ये सारी पेमेंट्स जब हमें रिसीव हो जाएंगी तो नेट वैल्यू बचेगी 0, और यहाँ से ये प्रूफ भी होता है कि हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो ठीक है, क्योंकि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि एंड में हमारे पास 0 बचे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम डाटा है इस एग्जांपल का कि ऑन 1 जनवरी 2021 मुल्तान लिमिटेड इन्वेस्टेड इन ₹10 मिलियन 5% बॉन्ड फॉर ₹9.5 मिलियन incurring issue cost of ₹0.2 million. Interest is received in arrears. The bond will be redeemed at a premium of ₹0.596 million over nominal value on 31st December 2023. Effective rate of interest is 8%. Fair value of the bond was as follows: 2021 के एंड पे 11 मिलियन और 2022 के एंड पे 10.4 मिलियन। रिक्वायरमेंट ये है कि हाउ द बॉन्ड विल हैव बीन अकाउंटेड फॉर ओवर ऑल रेलिवेंट ईयर इफ एमएल बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड बॉन्ड्स until redemption but also to sell them if investment with higher returns becomes available. So यहाँ पर हम ये चीज़ एक देख रहे हैं कि सेम डाटा है, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है कि वो रिडेम्पशन तक भी होल्ड कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होगी, और हम मेजर करेंगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर। तो 9.7 मिलियन पे मेजर होगा। यहाँ भी हम एक टेबल बना लेंगे, 2 एक्स्ट्रा कॉलम होंगे। सो ओपनिंग बैलेंस में हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऐड करेंगे, पेमेंट्स जो कैश में रिसीव होंगी वो लेस करेंगे, फिर हमारे पास एक कॉलम टोटल का आ जाएगा। टोटल के कॉलम को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास गेन और लॉस आ जाएगा एज अ डिफरेंस। तो ये जो 2 कॉलम इसके अंदर हमारे एक्स्ट्रा हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 2021 में हमारा ओपनिंग बैलेंस 9.7 मिलियन होगा। अब हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट लेना है। वैसे तो 9.7 का 8% लें तो तब भी 0.776 आएगा, लेकिन हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट इस बेस पर नहीं लेना। इफेक्टिव इंटरेस्ट हमने वो लेना है जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर कैलकुलेशन की जाती, इन केस अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होता तो जो कैलकुलेशन की जाती वो वाला इंटरेस्ट हमने लेना है। सो उसके लिए जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डाटा यूज़ किया था उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और वही इंटरेस्ट लिए जाएंगे। यहाँ पर तो आप 9.7 का 8% लें तो सेम 0.776 आएगा, लेकिन हम फिगर जो असल में ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं। पेमेंट 5% पे 0.5 की, नेट बचेगा 9.976। फेयर वैल्यू अब गिवन है 11 मिलियन, विच मीन्स कि हमारे पास अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करने के लिए गेन आ जाएगा 1.024 का। 11 की ये फेयर वैल्यू नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी। अब 11 पर अगर आप 8% लेते हैं तो दैट वुड बी डिफरेंट वैल्यू, लेकिन हमने वो यूज़ नहीं करनी, वी वुड यूज़ 0.798 जो हमने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की बेस पर ही अगर इंटरेस्ट होता तो कितना होता। तो 0.798 रिकॉर्ड होगा, पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 11.298। अब हमारी फेयर वैल्यू 10.4 मिलियन है। तो 10.4 मिलियन के साथ अगर आप देखें तो अब वैल्यू कम है, तो हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे 0.898 का, जो कि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा।
तो अब हमारे पास जो क्लोजिंग वैल्यू है 10.4, इसको हम नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग वैल्यू बना देंगे और वंस अगेन हम इफेक्टिव इंटरेस्ट लेंगे 0.822। पेमेंट्स में कूपन इंटरेस्ट, ओरिजिनल अमाउंट, प्रीमियम, ये सब लेस करेंगे तो अभी हमारे पास टोटल में डिफरेंस आ रहा है 0.126। फेयर वैल्यू थर्ड ईयर 2023 के एंड पर नहीं दी हुई, लेकिन जब एक एसेट अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका होता है और रिडीम हो चुका होता है तो डेफिनेटली उसकी फेयर वैल्यू जीरो है, एंड इट मीन्स कि हमें लॉस रिकॉर्ड करना होगा 0.126 का। और अगर आप ओवर द ईयर्स अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जो गेन और लॉसेज रिकॉर्ड किए हैं उनको अगर नेट करेंगे तो वो नेट करके ज़ीरो आएगा। तो ये अगर थ्रू आउट द टाइम अगर हम इसको होल्ड कर रहे होते तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती। अगर इसको हमने इससे पहले ही डिस्पोज ऑफ कर दिया होता तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर अगर कोई बैलेंस होता तो उसे हम प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर लेते। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4। सेम डाटा है हमारे पास कि ऑन 1 जनवरी 2021 मुल्तान लिमिटेड इन्वेस्टेड इन रुपीज 10 million 5% बॉन्ड फॉर 9.5 million, इनकरिंग इशू कॉस्ट यानी ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ रुपीज 0.2 million. Interest is received in arrears. The bond will be redeemed at a premium of rupees 0.596 million over nominal value on 31st December 2023. The effective rate of interest is 8%. फेयर वैल्यू जो है वो 2021 में 11 मिलियन और 2022 में 10.4 मिलियन है। रिक्वायरमेंट ये है कि हाउ द बॉन्ड विल हैव बीन अकाउंटेड फॉर ओवर ऑल रेलिवेंट ईयर्स इफ एमएल बिजनेस मॉडल इज टू ट्रेड बॉन्ड्स इन द शॉर्ट टर्म, यानी जो हमारी अकाउंटिंग है वो थ्रू प्रॉफिट और लॉस वाली होनी चाहिए। एंड एमएल सोल्ड द बॉन्ड फॉर रुपीज 10.8 मिलियन ऑन 31 जनवरी 2022। सो हम इसकी अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। तो इनिशियली जो है हम बॉन्ड को रिकॉर्ड करेंगे 9.5 मिलियन पे फेयर वैल्यू पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे, उनको एक्सपेंस बनाएंगे। फिर हमें जो इंटरेस्ट रिसीव होगा 10 मिलियन का 5% 0.5 मिलियन, वो हम ईयर एंड पर इंटरेस्ट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। देन हमें जो गेन आएगा 9.5 मिलियन से 11 मिलियन का 1.5 मिलियन का गेन आएगा फेयर वैल्यू में, तो वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद डिस्पोजल हम कर रहे हैं एसेट का, 2022 के एंड तक तो गई नहीं, 31 जनवरी को हम डिस्पोजल कर रहे हैं 10.8 मिलियन पे। तो अब हमें लॉस होगा डिस्पोजल पे डी रिकग्निशन के टाइम पर, तो ये भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट इनकम भी हमारी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो। तो हमने सेम डाटा यूज़ किया और 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन यूज़ की इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए, ताकि इन कंपैरिजन हम अंडरस्टैंड कर सकें कि तीनों डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है उनकी मेजरमेंट कैसे डिफरेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।